नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत पर। नित्य नए वचनों और संकल्पों का किस कदर जोर है, ये पिछले 1.5 महीने से देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जो वचन देती है, बीजेपी उसकी काट ढूंढ लेती है। भाजपा सरकार में इसलिए वो फ्रंट फुट पर खेल रही है। आज हम इस पर इसलिए बात करें क्योंकि कांग्रेस के वचन डाल डाल हैं तो बीजेपी उस पर पात पात खेल रही है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था किसानों को कर्ज माफ़ी का। भाजपा ने किसानों के कर्ज पर ब्याज माफ़ी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात की थी बहनों के लिए। भाजपा ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम शुरू कर दिया और उसके साथ ही ये वादा किया कि अब उनको हर महीने 1000 के बदले 1250 रुपये महीने उनको दिए जाएंगे लाडली बहनों को। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान इस बात का भी वादा कर रहे हैं कि अब ये राशि बढ़ाई जाएगी और इसको वो धीरे धीरे करके 3000 रुपये तक लेकर जाएंगे। तो जहाँ तक महिलाओं को साधने की बात है, बीजेपी इसमें लगातार कांग्रेस को एक तरह से टक्कर दे रही है। और किसानों की जहाँ तक बात है, बिजली की बात करें, कर्ज माफ़ी में ब्याज की बात करें, तो कह सकते हैं कि सारा मामला एक दूसरे को चुनौतीपूर्ण स्थिति में लाने का है। मध्य प्रदेश में इस मुद्दे पर चर्चा करें उसके पहले आपको बताते हैं कि किस तरह इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की राजनीति पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह क्या कहते हैं और भाजपा की प्रवक्ता नेहा बग्गा इस पर क्या कहती है। चर्चा शुरू करने के पहले सुन लेते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह की बात और नेहा बग्गा की बात। शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये अद्भुत निर्णय लिया है कि 450 रुपये में प्रत्येक गरीब बहन को सिलेंडर प्राप्त होगा और सदैव के लिए होगा। इस प्रकार के निर्णय आपने पूर्व में भी लिए, जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण बहनों का, सामाजिक सशक्तिकरण बहनों का और राजनीतिक सशक्तिकरण करने का काम पूरे मध्य प्रदेश में किया है। सभी बहनों में अपार उत्साह है। सभी बहनें बार बार आशीर्वाद दे रही हैं, जुग जुग जियो शिवराज भैया। रक्षाबंधन तो एक दिन होता है, पर आप प्रत्येक दिन बहनों के लिए दिवाली मना रहे हैं। प्रत्येक दिन जो आपने रक्षा का सूत्र अपने हाथ पर बांधा है, उसको जीवन में सार्थक बना रहे हैं। पुनः आपका आभार, आपका धन्यवाद। पूरी तरह से फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मोदी से ट्रेनिंग लेके आए। जिस प्रकार मोदी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जीएसटी और नोटबंदी में 2 करोड़ लोगों को और बेरोजगार कर दिया। तो जैसे गुरु बोलेगा वैसे ही चेला बोलता है। घर में तो खजाना तो खाली है, कर्जा लेकर के काम चला रहे हैं। 5-6 महीने में 14-15 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, गाँव में कहावत है, घर में नहीं है दाना, अब मछली बनाना। तो हमने सुना किस तरह कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन जहां तक वोट की बात है तो जो पार्टी सरकार में है उसका एक तरह से अपर हैंड होता है। बीजेपी सरकार में शिवराज सिंह चौहान बहनों के मामले में उनके भाई हैं और बहनों के बेटा बेटी के मामले में उनके मामा और भांजे का रिश्ता है। तो कह सकते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात की स्थिति है। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे ग्रामीण पत्रकारिता के सरोकार से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार रघुवर गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपके साथ। दरअसल चुनाव में बहुत, जैसे कमलनाथ जी कहते हैं कि उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, वैसे कह सकते हैं कि घोषणा करने के मामले में, बहनों को साधने के मामले में और लोगों का दिल जीतने के मामले में शिवराज सिंह चौहान बड़े खुले हाथ से, खुले मन से काम करते हैं। और ये पिछले 1-1.5 महीने से देखने में आ रहा है कि किस तरह से बीजेपी अपने आप को बढ़त बनाने की स्थिति में लाती जा रही है। जहाँ तक किसानों की बात है, शिवराज सिंह चौहान खुद किसान पुत्र हैं, किसानों की बातों को वो बेहतर समझते हैं और उन्होंने किसानों के कर्जे पर ब्याज माफ़ी का जो घोषणा की है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि किसान के मामले में कांग्रेस चूँकि सरकार में नहीं है तो वो वादा कर सकती है, बीजेपी सरकार में है, वो अपने घोषणा को एक तरह से अमली जामा पहनाती है। तो आपकी राय, बहनों को शिवराज सिंह साध रहे हैं, भांजे भांजियों को साध रहे हैं, किसानों को वो कर्ज पर ब्याज माफ़ी की बात कर रहे हैं, बिजली के बिलों को उन्होंने माफ़ करने की बात की है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनावी मामला है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, वचनों के मामले में, संकल्पों के मामले में आप बीजेपी कांग्रेस को किस ढंग से देखते हैं संदीप जी?
देखिए राघवेंद्र जी, ये ऐसा चुनाव है जिसमें आधी आबादी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू आने वाले हैं। एक में तो आ चुका है, जी। सत्ता बदलती है तो भी उनके हाथ में लड्डू होगा, क्योंकि जो वर्तमान विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने वचन वही दिए हैं जो महिलाओं को खुश करने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब बीजेपी सत्ता में है तो उसका अपर हैंड है, क्योंकि वो डिलीवरी कर सकती है। कांग्रेस डिलीवरी करने की स्थिति में नहीं है, वो सीधे कोई लाभ नहीं पहुंचा सकती, वो वादे कर सकती है। जहां तक आपने शिवराज जी की बात कही है राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि शिवराज जी की पहचान एक आधी आबादी के सबसे करीबी नेता के तौर पर है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की हम पहले बात कर लें, चाहे अब लाडली बहना की बात कर लें, और चाहे स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को दी जाने वाली सुविधाओं की बात, तो शिवराज की राजनीति का बड़ा हिस्सा आधी आबादी है। अगर हम पिछले उनके कार्यकाल को देखें, 20 साल को अगर 15 महीने निकाल दें कांग्रेस के, जी। तो शिवराज की राजनीति महिला वर्ग पर केंद्रित रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने किसानों को भी लाभ देने की कोशिश की है, तमाम योजनाएं लाए हैं, लेकिन किसानों की जो बात कही जाती थी कि आमदनी दोगुनी हो जाएगी, वो नहीं हुई। लेकिन इन परिस्थितियों में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ जाती है, क्योंकि आप वादे कर सकते हैं, डिलीवरी नहीं कर सकते। शिवराज जी वो है कि जो डिलीवरी कर देंगे। लेकिन राघवेंद्र जी, हमें एक चीज और विचार करने की है जी। कि ये राजनीतिक दल आखिर प्रदेश को ले कहां जाना चाह रहे हैं? क्या आप सिर्फ इसी तरह से बांटते रहेंगे? 1200 का सिलेंडर 450 कर देंगे, वो कहते हैं हम 500 में कर देंगे। वो कहते हैं महिलाओं को नारी सम्मान में हम 1500 रुपए देंगे, वो 1250 शुरू कर देते हैं, 3000 तक ले जाने की बात करते हैं। ये राज्य को आप किस हालात में खड़ा कर देना चाह रहे हैं? उन महिलाओं को बेहतर होता कि काम देते आप। मुझे याद आता है, अब वो योजना मेरे दिमाग में नहीं है, कि पहले अपने यहाँ गांव में खंती खोदने का काम दिया जाता था मजदूर को, कि वो इतने बाई इतने की खंती खोदेगा तो उसको एक दिन की मजदूरी दे दी जाएगी। काम के बदले जब आप कोई चीज देंगे तो उसका राघवेंद्र जी महत्व ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों ने फ्री की रेडियो बांटना जो शुरू कर दिया है, उससे ठीक है, क्षणिक आपको वोट मिल सकते हैं, आप सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन आप प्रदेश को पीछे धकेलने का काम, पूरा इंतजाम जरूर कर रहे हैं राजनीतिक दल, चाहे सत्ताधारी भाजपा हो या कांग्रेस हो। बिल्कुल आपने ठीक है, और ये चिंता हम कई बार IND24 के इस प्लेटफॉर्म पर हमने जताई भी, उस पर बात भी की कि आखिर आप खजाना खाली करके देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, देश भर के सारे राज्य, हम दिल्ली से शुरू करें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, फिर हम दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ भी ये स्थिति है, मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या दीगर जो भी अन्ना द्रमुक की बात करें या बाकी की पार्टी की बात करें, जयललिता ने अम्मा भोजनालय के नाम से वहाँ जो फ्री में खाना शुरू किया था, वो एक तरह से सत्ता में पहुँचने का जरिया तो बन सकता है, लेकिन देश को वो दिवालिया होने के रास्ते पर भी ले जाता है। तो हम इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। अभी तो सारी पार्टियां खजाना खोले बैठी हैं, दिल खोल कर बैठी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके खजाने में पैसे भरे पड़े हुए हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस हो, वो वोट के लिए लुटा रही है। इस पर बहुत गंभीरता से चुनाव आयोग को भी सोचने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने की ज़रूरत है, जो हर छोटी बड़ी बात पर संज्ञान लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो मौन है, सुप्रीम कोर्ट मौन है, चुनाव आयोग खामोश है। आखिर देश कहाँ जा रहा है, इस पर यह बहुत गंभीर विषय आपने उठाया, लेकिन अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए, सरकार में आने के लिए हर दल कुछ भी करने को तैयार है। अगर आप उनसे ये कहें कि हमको तो अगर आप चांद तारे लाकर दे देंगे, तो मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि अब तो चंद्रयान पहुंच गया है, चंद्रमा पर चांद भी लाकर दे सकते हैं, और सितारों के करीब भी हम पहुंच जाएंगे तो आपको तारे भी लाकर दे सकते हैं। तो कोई भी बात कर सकते हैं, वो आसमानी सुल्तानी कर सकते हैं, लेकिन सरकार में पहुंचा है। तो इस पर संदीप जी बहुत गंभीर मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस पर फिर कभी विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन आपने इसको छेड़ा जरूर है। इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि देश इस बारे में सोच तो रहा है कि आखिर ये फ्री की चीज़ें कहाँ जाएंगी। खासतौर से वो वर्ग जो टैक्स देता है, जो समझदार है, उसको लगता है कि खजाना खाली हो रहा है। लौटूंगा मैं इस पर। योगीराज जी, सीधी सी बात है कि चुनाव में सरकार बनाना है, चाहे कैसे भी बने। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2018 में, तब कांग्रेस ने कहा था कि 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। भाजपा से जब ये बात हुई थी तो उसने कहा था कि ये संभव नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। वो नैतिकता पर चली और नतीजतन वो सरकार से बाहर हो गई और कांग्रेस सरकार में आई। हमने देखा कि 15 महीने की सरकार में 3 किश्तों में, कई चरणों में
कर्ज माफ़ करने की बात हुई और फाइनली 15 महीने में कांग्रेस किसानों का कर्जा 2 लाख तक का तो माफ़ नहीं कर पाई, 25-50 हज़ार रुपये का जरूर कर्ज माफ़ किया था और उसकी संख्या भी 25 लाख के आसपास थी। 25 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। लेकिन आखिर खजाने में क्या स्थिति है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। सब 2-2 नहीं 4-4 हाथ से लुटा रहे हैं, सरकार बन जाए। और इस मामले में अभी तो फ्रंट फुट पर बीजेपी खेल रही है। शिवराज सिंह चौहान बहनों के भाई हैं, बच्चों के मामा हैं, और जैसा संदीप जी कहते हैं कि उन्होंने आधी आबादी से जो रिश्ता जोड़ा है वो देश में अनूठा है, लेकिन पैसे के मामले में खजाने खाली है। आपकी राय? तू डाल डाल तो भाजपा पात पात, ये स्थिति है, क्या कहना है आपका? देखिए राघवन जी, चूंकि एक प्रतिस्पर्धा का सिलसिला चल पड़ा है तो कोई भी इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता। और जबकि पिछले कुछ सालों का आप पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो सामने यही आता है कि ये जो मुफ्त की घोषणा है, इन्होंने सत्ता बदल दी कई जगह। और कांग्रेस के पिछले 3 स्टेट्स की यदि आप बात करें, 2018 का जैसे आपने जिक्र किया, 2018 में कांग्रेस की सफलता का बहुत बड़ा हाथ था 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ का। हाल ही में जब कर्नाटक के चुनाव हुए, वहाँ भी कांग्रेस की 5 गारंटी काम करी। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की गारंटी ने काम किया। तो जब सरकारों को ये लग रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी का भी जिक्र जरूर होगा, क्योंकि दिल्ली में वो इसी रास्ते पर चलकर सरकार में है। अलग बात है कि अब दिल्ली के खजाने में जो बिजली की बात है, दिल्ली के बिजली बोर्ड पर लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज है, ऐसी खबरें सामने आई और उनके यहाँ भी दिक्कत पैदा होने वाली। लेकिन अभी तो बल्ले बल्ले पार्टियां सरकार में हैं। जी नहीं, निश्चित तौर पे इसका असर तो आपके पास पड़ेगा ना। आप शुरुआत यदि कोई एक से करता तो समझ में आता है। आज लाख करोड़ के कब्जे से शुरुआत होती है सरकार की, कर्जे से। आप जिस दिन शपथ लेते हैं सरकार बनने में तो मालूम पड़ा कि 3 लाख करोड़ का कर्जा पहले से ही एडवांस में ही है जी। तो आप उसको पहले भरपाई करो, फिर आप अपनी सरकार चलाएं। लेकिन राजनीतिक दलों को ये समझ में आ गया कि 4-5 ऐसी घोषणाएं कर दो जिन पे जनता लट्टू हो जाए और वो हमें वोट दे दे। बाकी चीज़ें अब बहुत गौण हो गई हैं सरकारों के लिहाज से देखा जाए। वो 4-5 चीज़ें ऐसे निकाल के लाते हैं जो लोगों का ध्यान बटाए, ध्यान आकर्षित करे और जिन पे लोग वोट डाल दें। तो आप देखो, बिजली, मध्य प्रदेश की बिजली हमने उस स्थिति में देखी है जब बिजली कभी कभार आया करती थी, जाती तो हमेशा ही थी। उस स्थिति से यदि मध्य प्रदेश उभरा, आज मध्य प्रदेश में जी 24 आवर्स बिजली मिल रही है, तो आप वापस उसको उसी जगह पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आत्मनिर्भरता की यही निशानी है, आत्मनिर्भरता का यही मतलब है, तो जिस सेक्टर में आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आप 2-5 साल में उसको बर्बाद कर देंगे। फिर वही 5-10 साल बाद वही सिलसिला शुरू होगा कि फिर वो लाइटें मिलना बंद हो जाएंगी। तो आप ऐसी घोषणाएं करते क्यों हैं? लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो 5-6 चीज़ों को ध्यान रखती हुई सरकार में आ जाए कोई भी राजनीतिक दल, तो उसमें बुराई क्या है? इसलिए सारे राजनीतिक दल उसी पे केंद्रित हैं। ये हिसाब बताने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा कि हम इतनी घोषणाएं मुफ्ती कर रहे हैं तो ये हम लाएंगे कहाँ से, इसका हम इंतजाम कैसे करेंगे, इसकी हिम्मत किसी में नहीं है। अभी तो बस कैसे करके घोषणाएं कर दो, सत्ता में आना सबका एकमात्र लक्ष्य है। बिल्कुल। रघुवर जी, हम सब गांव देहात से जुड़े हुए हैं। वैसे भी भारत को गांव का देश कहा जाता है कि ये गांव ज़्यादा है और शहर कम है। गांव में कहते थे कि कर्ज के बजाय आधी रोटी भली है, कर्ज लेकर कोई काम नहीं करना। लेकिन नए दौर में लोग कहते हैं कि कर्ज लो और काम करो। अब उसमें जो सरकारें हैं, किसी भी राज्य की सरकारों में कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी एक ही फ्रेम में काम कर रही है कि मुफ्त की घोषणाएं करो। उन्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि खजाने खाली हैं और उसके बाद स्थिति क्या बनेगी। लेकिन अभी हम ये फोकस कर रहे हैं कि हर पार्टी एक से बढ़कर एक घोषणा करने को तैयार है। बस जनता से वो ये कह रहे हैं कि हमको तो आप सरकार में बैठा दो, उसके बाद देखा जाएगा। ये आत्मघाती प्रतिस्पर्धा है। आपकी इसमें राय? जी राघवन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है, तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने अभी बताया था कि वचन पत्र और घोषणाओं के साथ तू डाल डाल तो मैं पात पात, अब जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में बिल्कुल छीना झपटी का दौर है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि कांग्रेस जो भी तैयारी करती है, कांग्रेस अपना वचन पत्र बनाती है
या गारंटी की बात करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो उसके तोड़ में उससे कहीं आगे जाके अपनी घोषणाएं कर रही है। आपको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में लगभग 22,000 घोषणाएं करी हैं। अब इन 22,000 घोषणाओं में ना तो मुझे उतनी घोषणाएं याद है, ना आपको, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद होगी। तो इस तरह की घोषणाओं से हमारा प्रदेश दिवालिया होना ही है निश्चित रूप से। तो घोषणाओं के साथ साथ आप उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनके लिए आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करना बहुत जरूरी। तो आर्थिक व्यवस्थाएं, आर्थिक संसाधन, पैसा ही आप कहाँ से जुटाएंगे, इस दिशा में कोई भी बात करने को फिलहाल तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब तैयार नहीं है तो जनता को भी लोक लुभावन नारे, वादे, जुमलेबाजियां और घोषणाओं पे ही अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ रहा है। और वो सोच रहे हैं कि ठीक है, सत्तारूढ़ दल है, जो भी बोल रहा है तो उसमें से कुछ तो हमें फायदा होगा। और आपने भी बताया कि हम जो देख रहे हैं कि जो आधी आबादी है हमारे प्रदेश की, महिलाएं जो है वो लाभान्वित हो रही हैं। तो शिवराज जी का पूरा फोकस जो है वो आज की तारीख में निश्चित रूप से चुनाव जीतने को लेकर और महिलाओं पर इसलिए अधिक है कि महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, और एक बार अगर किसी के प्रति अगर वो बोलते कि ये भैया बहुत अच्छा है तो फिर वो अच्छा ही होता है जी। तो शिवराज मामा भी हैं, शिवराज भैया भी हैं, और उनको ऐसा भरोसा है कि इनके रहते हमें और आने वाले दिनों में भी लाभ होगा। लेकिन रघुवर जी, दरअसल इस समय मतदाता भी इस मानसिकता में है कि चुनाव का माहौल है, जितना हम सरकार और पार्टियों से ले सकते हैं ले लें, क्योंकि सरकारें लुटाने को बैठी हुई है और जो पार्टी विपक्ष में है वो भी ये वादा कर रही है कि अगर आप हमको सरकार में ले आएंगे तो हम खजाना आप पर लुटा देंगे। तो ये जो लूट मार का सिलसिला है, मैं लूट मार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दरअसल खजाना खाली हो और आप हर आदमी सरकार में आने की घोषणा कर रहा है कि सरकार में आकर वो ये कर देगा, ये नहीं बता रहे कि आखिर इसके लिए वो कहाँ से पैसा लाएंगे। और जनता भी इस बात पर आत्ममुग्ध है कि उससे क्या करना है, उससे तो इस समय जो लाभ मिल सकता है वो मिल जाए। वो भी पार्टियों को निचोड़ रही है कि जितना हमको पैसा मिल सकता है वो मिल जाए। ये अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लिए तो क्या देश के लिए खतरे की घंटी है कि कर्ज में डूबी सरकारें अपने बजट का बड़ा हिस्सा ब्याज में चुकाएंगी। तो फिर विकास पर क्या पैसा कहाँ से खर्च होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा कहाँ से आएगा, इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। अभी तो बस सरकार में आ जाए। संदीप जी, आपने जो शुरुआत में चिंता जताई थी उससे पूरी चर्चा का फोकस इसी बात पर आ गया है कि सरकार में हम आ जाएं। बस कल्याणकारी काम तो होना चाहिए, लेकिन मुफ्त में अगर आप देंगे तो फिर कल्याण के बजाय मक्कारी की तरफ देश जाएगा और अकर्मण्य लोग हो जाएंगे। काम किए बिना जब सब मिलेगा तो फिर ये उत्पादकता पर भी एक तरह से ग्रहण लग जाएगा। आपकी राय? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों इस बात की चिंता नहीं कर रही है, कोई भी लीडर नहीं कर रहा है कि हमें मुफ्त की घोषणाओं से बचना चाहिए। हर आदमी एक दूसरे से बढ़ के बात कर रहा है, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो शिवराज जी हो। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, वर्तमान दौर की मध्य प्रदेश की राजनीति की हम बात करें, दोनों दल ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव बहुत करीब का है, थोड़ा सा कोई आगे और थोड़ा सा कोई पीछे रह जाएगा। इन स्थितियों में अगर हम कहें तो खेल में अगर हम कहें तो फाउल करने से भी कोई नहीं चूकता अगर उसको थोड़ा सा आगे पीछे होने का उम्मीद होती है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति के फाउल हैं जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, प्रदेश के साथ ये फाउल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर अपन बात करते हैं कि राजनीति के खेल में कौन कितनी चपलता और चालाकी से काम कर रहा है, तो शिवराज एक स्मार्ट राजनेता के तौर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस गारंटी देती है, घोषणाएं करती है कि हम सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए देंगे, कर्ज माफ करेंगे। शिवराज ये करने की बात करते हैं, वो कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्मार्ट राजनीति का खेल शिवराज खेल रहे हैं। ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थितियों को भी राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। राघवेंद्र जी, क्या इसी तरह से हम प्रदेश को लुटा देंगे? आप स्किल्ड बनाइए, लोगों को रोजगार के अवसर दीजिए, उनके अंदर अकर्मण्यता पैदा मत करिए, उन्हें अलाल मत बनाइए, उन्हें क्रियाशील बनाइए। लेकिन संदीप पौराणिक जी, दरअसल कौन नेता इस बात पर बात कर रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस में से कोई एक आदमी आप दूरबीन से ढूंढकर बता दीजिए कि जो दिख जाए वो इस बात की चिंता करे कि आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है और हमको मुफ्त की घोषणाओं से बचना चाहिए। एक आध कोई नाम आपको याद आ रहा है क्या? दुर्भाग्य है राघवेंद्र जी
वो भी दौर इस देश ने और इस प्रदेश ने देखा है कि लोगों ने अपने राजनीतिक हितों को किनारे रख के प्रदेश हित की बात की। लेकिन आज सत्ता सबको चाहिए, सत्ता को लेके लार टपक रही है लोगों की। वो सत्ता पर आना चाहते हैं और जो सत्ता में वो बने रहना चाहते हैं। ये कहते हैं ना कि सत्ता के लिए हम कुछ भी करेंगे, जायज हो नाजायज हो, कुछ भी करने के लिए तैयार मुझे याद है तो संदीप उसी जी, दौर पे आगे 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस ने कहा था कि 2000 तक का किसानों का कर्जा माफ, तब शिवराज सिंह चौहान से भी बात हुई थी और उस वक्त के वित्त मंत्री जयंत मलैया से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये संभव नहीं है और हम ऐसी कोरी घोषणाएं नहीं कर सकते। जब उन्होंने नैतिकता की बात की तो उनको लगा कि नैतिकता की बात करने पर हम सत्ता के बाहर चले गए, तो अब वो जोखिम नहीं लेना चाहते कि नैतिकता की बात करके हम सत्ता के बाहर हो जाएं। इसलिए अगर कांग्रेस कहती है कि हम 500 का गैस सिलेंडर देंगे तो उन्होंने 450 में देना शुरू कर दिया। अगर कांग्रेस कहती है कि हम 1500 रुपये देंगे तो वो 3000 रुपये महीने देने की बात कर रहे हैं बहनों के लिए। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है ये आत्मघाती है और मध्य प्रदेश उस आत्मघाती दौर में फंस चुका लगता है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। बिल्कुल सही कह रहे हैं राघवेंद्र जी। आज वही मैं बात कर रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर आपको सत्ता से बाहर होने की स्थिति आ जाती है और राजनीतिक दल और राजनेता सत्ता से बाहर होने नहीं चाहते, भले उन्हें नैतिकता को तिलांजलि देना पड़े। यही कारण है कि दोनों घोषणाओं पर लगे हुए हैं। बिल्कुल। योगीराज जी, आपकी इसमें राय कि आखिर ये जो सारा मामला है 2 महीने के भीतर शिवराज सिंह ने बीजेपी की स्थिति को बदल दिया है। जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी बहुत पीछे जा रही है, अब कहीं ना कहीं इस बात की स्थिति है कि उन्होंने बहुत स्मार्टली, बहुत भावनात्मक रूप से, इमोशनली बहनों से, भांजे भांजियों से अपना रिश्ता जोड़ा और बीजेपी को बढ़त में ला दिया है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सबका लक्ष्य एकमात्र है कि येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना और उसके लिए कुछ भी करना पड़े जी। और ये बात सही है कि जो मूल जो काम है, आज भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करता। जीरो टॉलरेंस की बात ज़रूर सरकारें करती हैं। आज आप किसी भी विभाग में चले जाइए, बिना पैसा दे के यदि कोई काम हो जाए तो मतलब आप ये समझेंगे किसी दूसरे देश में अपन निवास कर रहे हैं। तो जो बेसिक जो जनता को मामले जो टेंशन पैदा करते हैं, पुलिस में आप चले जाओ, आप अपने न्याय की गुहार लेके चले जाए, आपके साथ कोई न्याय नहीं होगा। अदालतों में आप चले जाओ, आप चक्कर काटते रह जाएंगे। इन सारी बातों पर आप कोई बात नहीं करता। अस्पतालों में आप चले जाओ, लाख रुपए 5-5 लाख रुपए चूंकि सरकार नहीं कर दिया, वो लूटने कोई बैठे हैं। तो ये जो आए जिनके जो बातें हैं, जिनसे लोगों को दो चार होना पड़ता है, उन चीज़ों को समाधान करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। और इसलिए चूंकि सरकार इन समाधान करने में फेल रही है, इसलिए मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई 1500 रुपये बांट रहा है, कोई 2000 बांट रहा है, कोई 3000 बांट रहा है। ये उनको आसान लगता है कि 5 साल में एक बार बांट दो, बाकी 4.5 साल तो अपने ही है। बिल्कुल। रघुवर दयाल जी, दरअसल सारा मामला हम कह सकते हैं कि फिर मतदाता के पाले में आता है और मतदाता क्या लालची हो गया है या मतदाता को लालची बनाया जा रहा है या वो इतना लोभी हो गया है कि थोड़ी सी घोषणाओं पर वो अपने वोट को एक तरह से बेच देगा, गिरवी रख देगा। इस पर भी बात होनी चाहिए। अगर चूंकि समय की कमी है, जरूर मैं चाहूँगा कि इसमें एक एक लाइन में आप अपना वक्तव्य दें। रघुवर जी आप भी, संदीप जी आप भी और योगीराज जी आप भी। क्या वोटर लालची हो गया है? रघुवर जी पहले आपकी राय। जी, निश्चित रूप से पूरा वोटर जो है, इसलिए मैं लालची कहूंगा कि मतदाता और इसी जनता के बीच में से ही नेता निकल के आते हैं, वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि जनता जो है अगर इनको स्वीकार कर रही है तो जनता भी लालची हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये जो धारा है भ्रष्टाचार की या लालच की, ये चारों तरफ से आके आपके भोपाल के बड़े तालाब में मिल रही है, क्योंकि वो राजधानी हमारे मध्य प्रदेश की। तो जो भी लोग वहाँ जाते हैं, नेता हो, वो सब भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आकर डूबे हुए। लेकिन मैं एक बात फिर और कहूंगा कि यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री की अनिथक मेहनत, उनकी सहजता, उनकी संवेदनशीलता और लाडली बहना योजना। बिल्कुल समय की कमी है, लेकिन अगर एक एक वाक्य में बोल पाए तो संदीप जी, क्या जनता लालची हो गई है और वो उस पर ध्यान दिए बगैर वोट देने की तैयारी करेगी? जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। देखिए राघवेंद्र जी, एक दो वाक्यों में बस। जी, वो लालची है नहीं, उसे लालची बना दिया गया, मुझे लगता है। जी, योगीराज जी आपकी राय। बिल्कुल सही बात है। जनता की अब आदत हो गई है कि 5 साल में जो मिल रहा है, थोड़ा बहुत 4.5 साल तो कुछ मिलता नहीं है, जो मिल रहा है उसको ले लिया जाए। तो कुल मिलाकर ताली दोनों हाथ से बज रही है। अभी चिंता की बात यह है कि सरकार में कोई भी आ जाए, लेकिन अगली सरकार जिसकी भी बनेगी वो संकट में होगी, आर्थिक संकट उससे झेलना पड़ेगा। अगर आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश तो क्या
देश के कई राज्यों की हालत खराब हो जाएगी। बखबर में सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, संदीप जी आपका भी, योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया, चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।